to Meenakshi Tutorials. Good morning, my dear students. Today I will explain you the chapter 9, the living organisms and their surroundings. Explanation part 1 of class 6th science. Start explaining the chapter 9. The first term is habitat. The surrounding where an organism lives, where it can find food, shelter, and a favorable conditions for breeding is known as habitat. वो place, वो surrounding जहाँ पे organism जो है, आपका animal है या plant है, रहता है, ठीक है? वहाँ पे क्या करता है? रहता है, जहाँ पे उसको फूड मिलता है, जहाँ पे उसको रहने का स्पेस मिलता है, जहाँ उसको कंडीशन फेवरेबल मिलती है कि वहाँ पे वो रिप्रोडक्शन कर सकता है, ब्रीडिंग कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हैबिटेट. कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट. हैबिटेट्स के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या उसके पार्ट्स हैं? There are two types of components of a habitat. Habitats के components के दो type होते हैं. The first one is biotic components. Second one is abiotic components. First, biotic components. It includes all the living organisms in a habitat, that is plants, animals and microorganisms. बायोटिक कंपोनेंट्स में जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं हैबिटेट में वो इंक्लूड होते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सब किस में आएंगे? आपके बायोटिक कंपोनेंट्स में. बायोटिक कंपोनेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड लिविंग कंपोनेंट्स. बायोटिक कंपोनेंट्स को हम और क्या बोल सकते हैं? लिविंग कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं. लिविंग है मतलब जो सांस ले सकते हैं, जो चल सकते हैं, लोकोमोशन शो कर सकते हैं, ये सब किस में आते हैं? आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स में. सेकेंड, एबायोटिक कंपोनेंट्स. It include all the non-living things in a habitat, that is air, soil, water, sunlight, temperature. ठीक है, तो इसमें जो एबायोटिक कंपोनेंट में क्या आते हैं? सारे के सारे नॉन लिविंग कंपोनेंट जो कि सांस नहीं ले सकते, चल नहीं सकते, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये सब किस में आते हैं? आपके एबायोटिक में आते हैं. ठीक है, तो इसमें जो इंक्लूड होते हैं वो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे एयर है, सॉइल है, वाटर है, सनलाइट है, टेम्परेचर है, विंड स्पीड है, ये सब आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं. Abiotic components are also called non-living components. Abiotic components को हम क्या बोलते हैं? Non-living components भी बोलते हैं. Third point, the favorable conditions for survival of living organisms are provided by abiotic components. जो favorable condition है जहाँ पे survival होगा living organisms का, biotic components का survival होगा, वो कौन provide करता है? abiotic components. क्योंकि आपका कंटिन्यूएशन में इंटरैक्शन होता रहता है बायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में, दोनों के बीच में कंटिन्यूअस इंटरैक्शन होता है, तभी आपका हैबिटेट फॉर्म होता है. हैबिटेट कब बनेगा? जब आपका बायोटिक कंपोनेंट जो है हैबिटेट का एंड एबायोटिक कंपोनेंट जो है हैबिटेट का, दोनों के बीच में इंटरैक्शन होगा, जब आपका हैबिटेट फॉर्म्ड होगा. एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? द फर्स्ट एबायोटिक कंपोनेंट इज एयर. एयर इज एसेंशियल फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ. ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ में, एयर सबके लिए एसेंशियल है. सेकेंड पॉइंट, plants take in carbon dioxide and animals take in oxygen from the air during respiration. जब आपकी respiration process होती है, जब आप inhale exhale करते हो, तो plant inhale क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, और exhale क्या करते हैं? ऑक्सीजन. and animals inhale क्या करते हैं? ऑक्सीजन, and exhale क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. थर्ड पॉइंट, एयर इज रिक्वायर्ड बाय ऑर्गेनिजम्स टू कूल देयर बॉडी. एयर क्यों जरूरी है ऑर्गेनिजम्स को? कि अपनी बॉडी को ठंडा करने के लिए, कूल करने के लिए. सेकेंड एबायोटिक कंपोनेंट इज सॉइल. सॉइल इज अ टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. अर्थ की जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर है वो उसका नाम क्या है? सॉइल. सेकेंड पॉइंट,
Soil is rich in minerals and microorganisms which help in different ways for the plant's growth. जो सॉइल होती है उसमें बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स रिच होते हैं सॉइल होती है, एंड उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जो कि आपके प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं और हेल्प करते हैं. थर्ड कंपोनेंट इज वाटर. Water forms a medium for many metabolic reaction taking place inside the body. चाहे वो प्लांट बॉडी हो, चाहे वो एनिमल बॉडी हो, चाहे ह्यूमन बॉडी है, जो वाटर है वो एक मीडियम है जिसमें बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं. फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेशन किस में होगा? वाटर के थ्रू होगा. कोई चीज ट्रांसपोर्ट करना है, एक्सक्रीट करना है, मतलब बॉडी से बाहर निकालना है कोई वेस्ट, वो भी किसके थ्रू होगा? वाटर के थ्रू होगा. तो जो वाटर है वो क्या है? उसमें बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन का मीडियम है. फोर्थ कंपोनेंट इज सनलाइट. Sun is the ultimate source of energy for all the living organisms on earth. अर्थ जो है उसका जो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का वो क्या है? सन. सन से एनर्जी ली किसने? प्लांट्स ने. एंड प्लांट से एनर्जी ली एनिमल्स ने. और ह्यूमन बींग्स ने दोनों से एनर्जी ली, प्लांट से भी और एनिमल से भी. Second point, plant depends on sunlight for synthesizing their food by the process of photosynthesis. जो plants हैं वो sunlight पर depend करते हैं अपने food को बनाने के लिए, और किस process के through बनाते हैं? उस process का नाम क्या है? Photosynthesis. Fifth component is temperature. Temperature at a place depend on the sunlight available at a particular place. अब जब टेम्परेचर होता है प्लेस का वो डिपेंड्स करता है कि उस प्लेस में कितनी अमाउंट में सनलाइट आ रही है. ठीक है, ज्यादा सनलाइट होगा तो वहां का टेम्परेचर ज्यादा होगा, और अगर सनलाइट वहां पे कम आएगी तो वहां पे टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा. सेकेंड पॉइंट, टेम्परेचर ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द ह्यूमिडिटी ऑफ दैट प्लेस. टेम्परेचर जो होता है वहां की ह्यूमिडिटी को भी इफेक्ट करता है. ह्यूमिडिटी मीन्स मॉइस्चर कंटेंट कितना है एयर में. अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा है तो ह्यूमिडिटी क्या होगी? कम होगी. एंड टेम्परेचर अगर कम है तो ह्यूमिडिटी क्या होगी? ज्यादा होगा, मॉइस्चर ज्यादा प्रेजेंट होगा एयर में. वी विल मूव टू अ सेकेंड टॉपिक, दैट इज एडेप्टेशंस. The ability of living organism to adjust themselves to the surrounding is called adaptation. एडेप्टेशन क्या है? ये एनिमल्स में देख लो बेटा या प्लांट्स में देख लो, दोनों में क्या होता है? एबिलिटी होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो कि अपने बॉडी को एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग. उनका वातावरण कैसा है, उनका हैबिटेट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को एडजस्ट करते हैं. मतलब बहुत सारे ऐसे एडजस्टमेंट होते हैं, ऐसे फीचर शो करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एडेप्टेशन. Second point, adaptation are the changes in a structure or a behavior of organisms that will allows the organism to survive in that habitat. Adaptation कोई अलग चीज नहीं है, उनके बॉडी स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आना या उनका बिहेवियर चेंज हो जाना ऑर्गेनिजम्स का, वो अलाउ करते हैं ऑर्गेनिजम्स को कि वो सरवाइव कर सके दैट कंडीशन में, दैट क्लाइमेट में. उसको हम बोलते हैं एडेप्टेशन. अब आता है टाइप्स ऑफ हैबिटेट. हैबिटेट के कितने टाइप्स होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हैबिटेट. हैबिटेट्स के 2 टाइप्स होते हैं. द फर्स्ट वन इज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एंड देन सेकंड वन इज एक्वेटिक हैबिटेट. द फर्स्ट इज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. It refers to the land where all the plants and animals survive. Terrestrial habitat क्या होता है? जहां पे आपके प्लांट्स एंड एनिमल्स लैंड में रहते हैं, जब हम उसको क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. सेकेंड पॉइंट, द एनिमल्स and plants that live on land are said to be a live in terrestrial habitat. वो एनिमल्स एंड प्लांट्स जो कि लीव कर रहे हैं कहाँ पे? लैंड में, उसको हम क्या बोलते हैं? क्या वो रह रहे हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में. ठीक है. थर्ड पॉइंट, some examples of terrestrial habitats are forest, grasslands, deserts, mountain and polar regions. ये सब आपके क्या है? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के एग्जाम्पल्स हैं. द फर्स्ट वी विल डिस्कस अंडर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट इज डेजर्ट.
हम फर्स्ट क्या डिस्कस करेंगे डेजर्ट। फर्स्ट पॉइंट है इसमें एटमॉस्फेयर। डेजर्ट का एटमॉस्फेयर कैसे है? अंडर द एटमॉस्फेयर वी विल डिस्कस फर्स्ट पॉइंट, these are the areas that receive scanty rainfall। ये वैसे एरियाज होते हैं जहां पे रेनफॉल कम होती है, लो रेनफॉल होता है। सेकेंड पॉइंट, these are dry with sand covering the whole region। ठीक है, ये बहुत ज्यादा ड्राई होते हैं क्योंकि इसमें रेनफॉल कम होता है, तो मॉइस्चर वहां पे कम होता है, तो ये ड्राई होते हैं एंड मोस्टली उनकी जो लैंड होती है वो सैंड से कवर्ड होती है। थर्ड पॉइंट, डेजर्ट्स आर मोस्टली हॉट रीजन्स बट सम ऑफ देम आर ओवन टू कोल्ड रीजन्स ऑल्सो। जो डेजर्ट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा मोस्टली हॉट रीजन्स होते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी वहां होती है, और सम जो होते हैं वो बहुत ज्यादा कोल्ड रीजन्स होते हैं, बहुत ज्यादा ठंडी प्लेसेस होती हैं। एडेप्टेशन इन एनिमल्स फाउंड इन डेजर्ट रीजन्स। डेजर्ट रीजन्स में जो एनिमल्स मिलते हैं वो कैसे सरवाइव कर पाते हैं डेजर्ट रीजन्स में, उसके लिए वहाँ क्या प्रेजेंट है, एडेप्टेशन फीचर्स प्रेजेंट है, वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। The first point, the body structure of a camel help it to survive in desert condition। जो body structure है कैमल का, ऊंट का, वो आपको हेल्प करता है, कैमल को हेल्प करता है कि वो सरवाइव कर सके डेजर्ट कंडीशन में। सेकेंड पॉइंट, camels have long legs which helps to keep their body away from the heat of the sand। अब वहां पे मैंने बोला कि रेनफॉल कम होती है ना, तो मतलब जो सनलाइट की जो रेज है वो सबसे ज्यादा कहाँ पहुंचती है, डेजर्ट रीजन्स में पहुंचती हैं। तो नॉर्मली जो होगी आपकी जो सैंड होती है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। तो जो कैमल्स के क्या होते हैं, लॉन्ग लैग्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े पैर होते हैं, जिससे उसकी जो बॉडी है सैंड की हीट से दूर रह पाती है। थर्ड पॉइंट, camels excrete small amount of urine, their dung is dry and they do not sweat। Since camel lose very little water from their body, they can live for many days without water। अब तो आप लोगों ने सबने सुना होगा कि ऊंट एक बार पानी पी लेता है तो उसको एक मंथ के लिए या बहुत ज्यादा दिन तक उसको पानी ना भी दो फिर भी वो सरवाइव कर पाता है, जिंदा रह पाता है। ऐसा क्यों होता है? जो कैमल होता है उसमें जो यूरिन होती है वो बहुत कम अमाउंट में होती है, ठीक है, बहुत स्मॉल अमाउंट में वो यूरिन सिक्रेट करता है क्योंकि उसमें वो अपने वाटर को सेव करता है। एंड देन सेकेंड थिंग इज जो उसका डंक होता है, डंक मतलब उसकी जो लैट्रिन होती है वो कैसी होती है, ड्राई होती है, उसमें वाटर का अमाउंट बहुत ही कम होता है। एंड दे डू नॉट स्वेट, और उसमें पसीना भी नहीं निकलता, ठीक है। तो पसीना निकलने से भी हम क्या कर रहे हैं, वाटर को लॉस कर रहे हैं। तो ये सब चीजें उसमें प्रेजेंट होती हैं उनकी बॉडीज में, इसलिए वो ज्यादा दिन तक सरवाइव कर पाते हैं डेजर्ट कंडीशन में विदाउट water also। Third point, snakes and rat dig burrows deep in the sand to stay away from the intense heat as they do not have a long legs such as camel has। अब आप लोगों को पता है कैमल के पास तो लॉन्ग लेग्स प्रेजेंट थे कि वो लैंड की इंटेंस हीट से दूर रह सके, बट जो रैट है और जो स्नेक्स है उसमें तो लैग्स नहीं होते, रैट्स में तो बहुत छोटे लैग्स होते हैं, स्मॉल लैग्स होते हैं, और स्नेक्स में लैग्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो वो कैसे सरवाइव कर पाएंगे? वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा डीप में जाके एक बोरो बनाते हैं, मतलब होल बनाते हैं, और वहां पे स्टे करते हैं, रुकते हैं ड्यूरिंग द डे टाइम। जब वहां पे बहुत ज्यादा उसकी जो लैंड है वो गर्म होती है तब वो कहाँ रहते हैं, अपने बोरोज में रहते हैं। और जैसे ही नाइट होता है आपका लैंड थोड़ा ठंडा हो जाता है तो वो बाहर आके अपना काम करते हैं, जो भी उनको अपना मतलब प्रे है, जो भी अपना फूड फाइंड आउट करना है वो ड्यूरिंग द नाइट टाइम करते हैं। अब आता है एडेप्टेशन इन प्लांट्स। जो प्लांट्स आपको डेजर्ट रीजन्स में मिलते हैं उसमें क्या एडेप्टेशन है कि वो वहां पे सरवाइव कर पा रहे हैं उस कंडीशन में। फर्स्ट पॉइंट, डेजर्ट प्लांट्स लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है, लॉस जो होता है एक्सेस वाटर का फ्रॉम द लीव्स, स्टोमेटा की लीफ से जो एक्सेस वाटर का लॉस होता है उसको हम क्या बोलते हैं,
ट्रांसपिरेशन। तो उसमें जो ट्रांसपिरेशन है वो बहुत ज्यादा कम अमाउंट में होता है। सेकेंड पॉइंट, द लीव्स इन डेजर्ट प्लांट्स आर आइदर absent, very small, or they present in the shape of spines. This help in reducing the loss of water from the leaves through transpiration. अब जो leaves होती हैं, पत्तियां जो होती हैं डेजर्ट प्लांट्स में, वो absent होती है, या फिर होती हैं तो बहुत ज्यादा स्मॉल साइज की होती हैं, या फिर प्रेजेंट होती भी है तो किस शेप की होती है, स्पाइंस की शेप की होती है। स्पाइंस में तो थोड़े कांटे कांटे जो देखे ना आपने, उस शेप की होती हैं। उससे क्या होता है, दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू ट्रांसपिरेशन। जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से जो वाटर का लॉस होता है वो इसमें क्या होता है, कम होता है, क्योंकि जो लीव्स है वो किस शेप की है, स्पाइन शेप की है। थर्ड पॉइंट, द लीफ लाइक स्ट्रक्चर यू सी इन द कैक्टस इज इन फैक्ट इट्स स्टेम। आपने कैक्टस प्लांट्स देखा है, उसमें आप बोलते हो कि वो लीव्स हैं, जो आपको ग्रीन ग्रीन दिखता है, वो लीव्स नहीं है, वो क्या है, स्टेम है। कैक्टस में लीव्स प्रेजेंट नहीं होती है, जो स्टेम है वो ही मॉडिफाइड करके क्या बनाती है, लीव्स बनाती हैं। फोर्थ पॉइंट, फोटोसिंथेसिस इन दीज प्लांट इज यूजुअली कैरीड आउट बाय द स्टेम। अब आपको पता है फोटोसिंथेसिस आपने कहाँ पढ़ा था, लीव्स में होता है, बट जो डेजर्ट में जो प्लांट्स मिलते हैं उसमें फोटोसिंथेसिस उनकी स्टेम में होता है। The stem is also covered with a thick waxy layer which helps to retain water. अब आपने पता है जो उसकी जो स्टेम होती है, कैक्टस वगैरह की स्टेम, उसमें थिक वैक्सी लेयर होती है, मतलब एक मोटी सी परत होती है वैक्स की, जो कि आपके वाटर को क्या करती है, रिटेन करती है, उसकी इवेपोरेशन को कम करती है वाटर के। Last point, in desert plants have roots that go very deep into the soil for absorbing water. अब आपको पता है वहां पे रेनफॉल कम होता है, तो आपको पता ही होगा, थोड़ा सा दिमाग आप लोग भी लगा सकते हो कि जो अपर लेयर जो होगी सॉइल की, उसमें वाटर प्रेजेंट नहीं होगा। तो नॉर्मली जो प्लांट्स वहां ग्रो होंगे उनकी जो रूट है वो बहुत ज्यादा डीप जाएगी इनटू द सॉइल, सॉइल में बहुत ज्यादा अंदर तक जाएगी, क्योंकि उसको अंदर से वाटर बहुत ज्यादा क्या मिलेगा, डीप में वाटर मिलेगा, इसलिए इसकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत ज्यादा अंदर तक जाती हैं into the soil for absorbing a water को absorb करने के लिए। The second part of a terrestrial region is mountain regions. एटमॉस्फेयर कैसा होता है, these regions are rocky and dry. ये जो regions होते हैं rocky होते हैं, मतलब उसमें mountains present होते हैं, and dry मतलब वहाँ की जो air है वो dry होती है, उसमें moisture content कम होता है। Sometimes water occur as a flowing stream. इसमें जो water present होता है समटाइम कैसे होता है, flowing stream में होता है। flowing stream मतलब बहता हुआ पानी वहां पे present होता है, झरने वगैरह present होते हैं। थर्ड पॉइंट, these habitats are normally very cold and windy. और जो ये जो हैबिटेट्स होते हैं माउंटेन रीजन्स के, वो वेरी कोल्ड होते हैं, बहुत ज्यादा ठंड वाले रीजन्स होते हैं, ठंडी होती है वहां पे, एंड विंडी, बहुत ज्यादा एयर चलती है वहां पे, विंड चलती है। In some areas, snowfall may take place in a winter. और माउंटेन रीजन्स के कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जहाँ पे विंटर में, मतलब ठंडी के समय आपका स्नोफॉल होता है, बर्फ गिरती है। फोर्थ पॉइंट, देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन्स। अब आपको पता है माउंटेन रीजन्स में भी बहुत सारी वेराइटीज के प्लांट्स एंड एनिमल्स मिलते हैं और वहां पे रहते हैं। एडेप्टेशन इन एनिमल्स, एनिमल्स में क्या एडेप्टेशन प्रेजेंट है जो कि माउंटेन रीजन्स में रहते हैं। फर्स्ट, एनिमल्स हैव अ थिक स्किन और अ फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। कोल्ड से बचने के लिए जो एनिमल्स माउंटेन रीजन्स में रहते हैं उसके पास थिक स्किन होती है, थिक मतलब मोटी स्किन होती है, या फिर फर प्रेजेंट होते हैं जो कि उनको ठंडी से प्रोटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, याक हैव लॉन्ग हेयर्स टू कीप दैम वार्म। फॉर एग्जाम्पल, जो याक एनिमल है उसके पास लॉन्ग हेयर्स प्रेजेंट होते हैं ऑल ओवर द बॉडी, उसको अपनी बॉडी को गर्म करने के लिए या गर्म रखने के लिए, जो कि वहां पे सराउंडिंग में क्या है, बहुत ज्यादा कोल्ड है। सेकेंड पॉइंट, स्नो लिपर्ड हैज thick fur on its body including feet and toes. This protect its feet
from the cold when it's walk on the snow. जो स्नो लिपर्ड जो होता है उसके पास उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा थिक फर होते हैं, ठीक है, जो उसकी बॉडी को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं. इवन उसके फीट एंड टोज में भी फर प्रेजेंट होते हैं. ये किस लिए काम करते हैं, उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, जबकि वो स्नो में क्या करता है, वॉक करता है. जब आप बर्फ में वो चलता है तो उसके बॉडी को प्रोटेक्ट करने के काम करते हैं उसके फर्स. थर्ड, द माउंटेन गोट्स हैज स्ट्रॉन्ग हूव्स फॉर रनिंग अप द रॉकी स्लोप्स ऑफ माउंटेन. माउंटेन के जो गोट्स होते हैं, जहाँ वहां पे जो बकरियां मिलती हैं, उनके जो हूव्स होते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और उसके थ्रू वो क्या कर पाती हैं, रन कर पाती हैं माउंटेन्स में. Next topic is what are the adaptations found in plants that live in a mountain regions. Mountain regions में जो plants रहते हैं उसमें क्या adaptation present है. First है, the tree found in mountain regions are normally cone shaped and have a sloping branches. जो normally आपके जो mountain regions में आपके जो trees होते हैं वो cone shape के होते हैं. cone shape मतलब ऊपर से पतले होते हैं और नीचे की तरफ मोटे होते हैं. and have a sloping branches. sloping branches मतलब जो branches है वो नीचे की तरफ होती है, ऊपर की तरफ नहीं जाती, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रोथ करती है. ऐसा क्यों होता है कि जब बर्फ गिरे ऊपर से तो वो इजिली स्लोप हो सके, नीचे आ सके. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, द लीव्स ऑफ द सम ऑफ दीज ट्रीज आर निडल लाइक. दिस हेल्प्स द रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ इजिली. जब आपके जो ट्रीज होते हैं उसकी जो लीव्स होती है वो निडल लाइक होता है, जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो निडल लाइक होता है, फ्लैट लीव्स नहीं होती है. क्योंकि इससे क्या हो, जब रेन वाटर का जो वाटर है और जो स्नो है उसको इजिली से वो क्या हो सके, नीचे आ सके, फिसल सके उससे, इसलिए वहां पे स्लोपिंग रूफ्स प्रेजेंट होते हैं. कोन शेप्ड आपकी ब्रांचेस प्रेजेंट है और जो ट्रीज का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, कोन शेप्ड है. स्लोपिंग ब्रांचेस प्रेजेंट है. लीव्स निडल लाइक है. ये किस लिए है कि आपका जो रेन वाटर है और जो स्नो है वो इजिली स्लाइड ऑफ हो सके, नीचे आ सके. थर्ड component of terrestrial habitat is grasslands. A lion lives in a forest or a grassland and is a strong animal that can hunt and kill animals like a deer. अब आप लोगों को पता है lion जो है वो बहुत ज्यादा strong animals है जो कि forest और grassland में रहता है और वो क्या करता है, other animal को hunt करता है, उसको kill करता है like a deer means, जो कि उसका क्या है, food है. Second point, lion has a long claws in their front legs that can be withdrawn inside the toes. अब toes जो होते हैं उसकी जो उंगलियां होती हैं जो कि उसके फिंगर्स हैं, फिंगर्स के अंदर बहुत नुकीले टाइप के उसके नाखून प्रेजेंट होते हैं, क्लॉज प्रेजेंट होते हैं उसके फ्रंट लेग में. फ्रंट लेग मतलब आगे के दो पैर हैं उसमें उसके बहुत ज्यादा नुकीले नाखून प्रेजेंट होते हैं जो कि उसके टोज के अंदर होते हैं. थर्ड पॉइंट, lion light brown color help it to the hide in a dry grassland when it's hunt for a prey animals to eat. prey means क्या होता है, जिसको वो खाएगा. ठीक है, वो एनिमल जिसको वो खाएगा या फिर जिसका वो फूड है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रे एनिमल्स. ठीक है. अब जो लॉयन है वो लाइट ब्राउन कलर का होता है, सबको पता है. क्यों होता है, छिपने के लिए, प्रे से छिपने के लिए कि वो इजिली उसको क्या कर सके, हंट कर सके एंड किल कर सके और उसको ईट कर सके. छिपने के लिए, हाइड करने के लिए इन ड्राई ग्रासलैंड, क्योंकि ड्राई ग्रासलैंड है वहां पे सूखी हुई घास है. सूखी हुई घास कैसे कलर की होती है, लाइट ब्राउन कलर की होती है. अगर लॉयन भी लाइट ब्राउन कलर का है तो वो क्या कर पाएगा, इजिली अपने आप को हाइड कर पाएगा और प्रे उसको नहीं देख पाएगा. Next point, the eyes in the front of the face allow it to have a correct idea about the location of its prey. अब पता है जो लॉयन की जो आईज होती है, जैसे ह्यूमंस की आईज फ्रंट में प्रेजेंट होती है वैसे ही लॉयंस की भी आईज प्रेजेंट होती है. इससे क्या होता है, उनको लोकेशन बहुत जल्दी प्रेजेंट पता चल जाता है प्रे का कि वो किस लोकेशन में उनको अपना फूड मिलेगा, प्रे मिलेगा.
Second point, are deer that live in forest and grassland. It has strong teeth for chewing hard plant stem of the forest. अब डियर के पास क्या क्या एडेप्टेशंस होते हैं कि जो उसके टीथ होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि उसको पता है जो डियर होते हैं वो हर्बीवोरस होते हैं। हर्बीवोरस मतलब जो कि प्लांट्स खाते हैं, प्लांट्स के पार्ट खाते हैं, तो स्टेम वगैरह अगर उनको ईट करना है तो इसलिए उनके जो टीथ होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। सेकेंड लास्ट पॉइंट, डियर हैज लॉन्ग ईयर्स टू हियर मूवमेंट ऑफ प्रेडेटर। अब डियर का प्रेडेटर कौन है? लॉयन। लॉयन उसको खाएगा, ठीक है, तो लॉयन से वो बच के रहेगी। तो उसके पास लॉन्ग ईयर्स होते हैं, बड़े बड़े कान होते हैं उसके मूवमेंट को देखने के लिए और सुनने के लिए। उसमें बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं? कान प्रेजेंट होते हैं, ईयर्स प्रेजेंट होते हैं। लास्ट पॉइंट, द आईज ऑन द साइड ऑफ इट्स हेड अलोज इट टू लुक इन ऑल द डायरेक्शन फॉर अ डेंजर। अब जो उसकी आईज होती है वो साइड में प्रेजेंट होती है, हेड के फ्रंट में नहीं, साइड में प्रेजेंट होती है, जिससे वो सारे डायरेक्शन में देख सकता है कि डेंजर कहाँ से आ रहा है, प्रेडेटर कहाँ से आ रहा है। लास्ट पॉइंट इज द स्पीड ऑफ डियर हेल्प देम टू रन अवे फ्रॉम द प्रेडेटर। अब आपको पता है जो डियर की जो रनिंग स्पीड है, बहुत जल्दी से वो दौड़ सकता है, और वो ही आपका उसका प्लस पॉइंट है कि वो अपने प्रेडेटर से उसको मतलब अपनी बॉडी को क्या कर सकता है? सेव कर सकता है, बच सकता है। अब प्रेडेटर यहाँ पे क्या है? लॉयन से बच सकता है। देन द सेकेंड component of a habitat is aquatic habitat. The habitat of plants and animals that live in water are called aquatic habitat. Aquatic habitat किसको बोलते हैं? वो plants and animals जो कि water में रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? Aquatic habitat. For example, ponds, lakes, river, oceans are the examples of aquatic habitat. The first we will discuss the oceans. Most sea organisms have a streamlined body to help them move easily in water. अब आप लोगों को क्लास 6 में आपने चैप्टर नंबर 8 में स्ट्रीमलाइन शेप पढ़ा था फिश के मूवमेंट पे। तो जो स्ट्रीमलाइन उनकी जो बॉडी होती है उसके मूवमेंट में हेल्प करती है। सेकेंड पॉइंट, ऑक्टोपस एंड स्क्विड्स do not have streamlined body, so they stay deep in an ocean, but when they move in water they make their body shape streamlined. अब जो ऑक्टोपस है और स्क्विड्स हैं उसकी जो बॉडी है वो स्ट्रीमलाइन शेप की नहीं होती है, क्योंकि वो ओशियंस के बहुत ज्यादा डीप में रहते हैं, बहुत ज्यादा नीचे रहते हैं। बट जब वो वाटर में मूव करते हैं तो उनकी जो बॉडी है वो किस शेप की हो जाती है? स्ट्रीमलाइन शेप की हो जाती है। These animals have a gills to help them use oxygen dissolve in water. अब ये सांस कैसे लेंगे? ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे? जो वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन है उसको वो लेते हैं, किसके थ्रू लेते हैं? गिल्स के थ्रू लेते हैं। थर्ड पॉइंट, whales and dolphins have blowholes or nostrils that are located on the upper part of their heads instead of gills. अब जो व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स हैं उसमें ब्लो होल्स होते हैं। ब्लो होल्स मीन्स नोस्ट्रल्स होते हैं। जैसे आपके ह्यूमंस में 2 होल्स होते हैं आउटसाइड में, वैसे ही उनमें भी क्या होते हैं? होल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि उसके अपर जो हेड पार्ट है वहां पे प्रेजेंट होते हैं और उसमें गिल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। दिस अनेबल्स देम टू ब्रीथ इजिली व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ वाटर। अब इनको जब ब्रेथ लेना है, ब्रेथ मतलब जब सांस कर लेना है, तो वो क्या होंगे? वाटर की सरफेस में आते हैं और सांस लेते हैं, क्योंकि उनमें क्या प्रेजेंट है? नोस्ट्रल्स प्रेजेंट है, जो कि उसके हेड में प्रेजेंट है। They can stay inside the water for a long time without breathing. और ये बिना सांस लिए बहुत ज्यादा टाइम तक वाटर के नीचे रह सकते हैं, वाटर में रह सकते हैं। सरफेस में आने की जरूरत ज्यादा जल्दी नहीं होती है। They come out to the surface from time to time to breathe in air. और ये समय समय पे वाटर के सरफेस में आते हैं एयर को ब्रीथ करने के लिए। Next will be the ponds and lakes. First point,
Water plants can be completely submerged in water like hydrilla or are floating on the surface of water like a water lily, lotus and water hyacinth. ठीक है, अब जो वाटर प्लांट्स है जो कि वाटर में रहते हैं वो क्या होते हैं, कम्प्लीटली सबमर्ज्ड, कभी कभी पूरे के पूरे उसमें डूबे हुए रहते हैं, मतलब वाटर के नीचे रहते हैं। और कभी कभी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि वाटर के ऊपर क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, तैरते रहते हैं, सरफेस की मतलब जो वाटर का जो सरफेस है उसके ऊपर तैरते रहते हैं। Second point, in aquatic plants, roots are much reduced in size since their main function is to hold the plant in place. अब जो aquatic plants में जो उसकी roots होती हैं, जो उसकी जड़ होती है, उसका जो साइज होता है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ उसका मेन फंक्शन ये नहीं है कि उसको वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट करना है प्लांट्स का, उसका यहाँ मेन फंक्शन ये है कि वो प्लांट को होल्ड कर सके, प्लांट की जो प्लेस है वाटर में उसको होल्ड कर सके, उसकी प्लेस में उसको पकड़ के रख सके उसकी प्लेस में। थर्ड पॉइंट, स्टेम ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स आर लॉन्ग, hollow and light so that these can be bent in along with the water movement. अब आपको पता है जैसे पॉन्ड्स एंड लेक है इसमें वाटर का मूवमेंट होता रहता है, ठीक है। अब वाटर का मूवमेंट हो रहा है और कोई स्ट्रेट चीज वहां पे जाके खड़ी हो जाए तो नॉर्मली क्या हो जाएगी, वो अपरूट हो जाएगी, उसकी रूट से वो टूट जाएगी, है ना। तो जो स्टेम्स होती हैं एक्वेटिक प्लांट्स की वो कैसे होती है, लॉन्ग, बड़ी बड़ी होती हैं, हॉलो होती है मतलब अंदर से खाली होती है, खोखली होती है, एंड लाइट होती है। अब खोखली है तो उसका जो वेट होगा वो कम होगा, और जब वेट कम होगा तो वो क्या कर पाएंगी, अच्छे से सरफेस, जो वाटर का जो सरफेस है वहां पे क्या कर पाएंगी, फ्लोट कर पाएंगी, तैर पाएंगी। और तैरने से क्या होगा कि वो बेंड भी इजिली हो पाएंगी अलोंग विद द वाटर मूवमेंट, जिस तरह वाटर का मूवमेंट हो रहा है उस तरह वो बेंड हो पाएंगी, मुड़ पाएंगी। Fourth point, the stem grow up to the surface of water while the leaves and flower floats on the surface of water. अब आता है roots आपकी water के नीचे रहती हैं, surface तक उसकी stem आती है और stem के ऊपर उसकी leaves and flowers आपको दिखेंगे जो कि water के surface में क्या होते रहते हैं, float होते रहते हैं। Fifth point, totally submerged plants have narrow and ribbon-like leaves, tape grass. These can bend in the following water. Totally submerged plant जिसमें आपको कुछ भी ना दिखेगा, जो कि आपको बिल्कुल aquatic plants है जिसमें आपको flowers और leaves भी नहीं दिखेगी आप water के surface में, उसको हम बोलते हैं totally submerged, मतलब totally water के अंदर है। Example, टेप ग्रास। जो टेप ग्रास है तो उसमें क्या होता है, जैसे आपका वाटर का फ्लो स्टार्ट होता है वो उसी के साथ क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है। बैंड मतलब उसमें भी मूवमेंट होता है। नेक्स्ट है, स्टेम हैव एयर स्पेस टू enables द प्लांट्स टू फ्लोट्स। अब जो स्टेम होते हैं वो हॉलो, अंदर से खोखली है, तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, एयर स्पेस प्रेजेंट होता है। एयर स्पेस मतलब इसमें कुछ एयर्स प्रेजेंट होती है। एंड फ्लोटिंग प्लांट्स आर लार्ज एंड फ्लैट। और जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं और फ्लैट होते हैं। दे हैव वैक्सी अपर सरफेस दैट मेक देम वाटर प्रूफ। और उसमें क्या होता है, वैक्सी अपर सरफेस, मतलब एक वैक्स की आउटर कवरिंग होती है उसके स्टेम्स में और उसके लीव्स में, जो कि उसको वाटर प्रूफ बनाती है। वाटर प्रूफ मतलब क्योंकि वो पूरा आपका वाटर में प्रेजेंट है, तो वाटर में प्रेजेंट होने के कारण वो क्या हो सकते हैं, सड़ सकते हैं, ठीक है। तो सड़ने के लिए यहाँ पे उसको रोकने के लिए उसमें क्या है, वैक्सी अपर सरफेस प्रेजेंट है, जो उसकी बॉडी को क्या बना रहे हैं, वाटर प्रूफ बना रहे हैं। दे हैव स्टोमेटा ऑन द अपर सरफेस विच आर एक्सपोज टू एयर। अब आपको पता है लीव्स का अपर सरफेस, ऊपर वाला जो सरफेस है वो एयर को एक्सपोज होगा, नीचे वाला सरफेस वाटर में होगा, तो जो उसके स्टोमेटा है वो अपर सरफेस में होते हैं, नीचे वाले सरफेस में नहीं प्रेजेंट होते हैं। लास्ट पॉइंट इन ponds and lake are frogs are adapted to live both on lands and water। अब आपको पता है जो फ्रॉग होते हैं, मेढक जो होते हैं, वो आपके लैंड में भी मिलते हैं एंड वाटर में भी मिलते हैं। तो ऐसे कौन से उसमें प्रेजेंट फीचर्स हैं जो कि वो लैंड में भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स दैट हेल्प देम इन लीपिंग एंड कैचिंग देयर प्रे। अब आप लोगों को पता है जो फ्रॉग्स हैं
वो उनका भी फूड होता है, वो अदर एनिमल्स को ईट करते हैं, ठीक है। तो ईट करने के लिए जो उसके बैक के जो लेग्स है, जो पीछे वाले पैर है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कि वो प्रे को क्या कर सके, कैच कर सके। एंड वेब्ड फीट, उसके जो फीट होते हैं वो गद्दीदार होते हैं, वेब्ड होते हैं, विच अलोज देम टू स्विम इन वाटर, और वो अपने वेब्ड फीट से वो क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, स्विम कर सकता है, तैर सकता है वाटर में। इसलिए वो वाटर में भी रह सकता है और लैंड में वो क्या करेगा, जंप के थ्रू वॉक करता है, ठीक है। मूवमेंट उसका क्या होता है, जंपिंग के थ्रू होता है, और वहां पे वो वाटर में क्या करता है, स्विम करता है अपने लेग से। अब आप बोलते होगे वो ऑक्सीजन कैसे लेगा, तो जब लैंड में आता है तो वो ऑक्सीजन स्किन के थ्रू लेता है, स्किन में उसके होल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड होल्स के थ्रू वो क्या लेता है, ऑक्सीजन लेता है, ठीक है। और जैसे ही वो वहां पे जाता है, मतलब पानी में जाता है, तो किसके थ्रू लेता है, उसमें गिल्स प्रेजेंट होती हैं, स्किन के थ्रू भी लेता है कभी कभी जब वो वाटर सरफेस में आ जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज एक्लीमेटाइजेशन। एक्लीमेटाइजेशन आपके एडेप्टेशन की तरह ही होता है, बट ये स्मॉल पीरियड के लिए होता है, कम समय के लिए होता है। The ability of an organism to make a small adjustment or a changes in the body in a short period of time to adjust itself to the surrounding atmosphere is called acclimatization। अब acclimatization का मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अपनी बॉडी को एडजस्ट कर पाता है स्मॉल चेंजेस के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्लीमेटाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल द चेंजेस विच टेक प्लेस इन अ बॉडी व्हेन वी ट्रेवल फ्रॉम प्लेन्स टू एन माउंटेन। फॉर एग्जाम्पल अभी हम मध्य प्रदेश में रहते हैं जो कि प्लेन एरिया, ठीक है, माउंटेन प्रेजेंटिंग है। अगर हम हाई वाले स्टेट्स में चले जाएं जहाँ पे माउंटेन प्रेजेंट है, तो नॉर्मली आपको क्या होगा, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी, सांस लेने में तकलीफ होगी, ठीक है। बट जैसे ही आप वहाँ पे 2 या 3 दिन स्टे करोगे, रुकोगे, एक्सरसाइज वगैरह करोगे, तो आपको ब्रेथ लेने में प्रॉब्लम अब वहां पे नहीं होगी। तो वहां पे आपकी बॉडी में क्या हुआ है, एक्लीमेटाइजेशन हुआ है, शॉर्ट चेंजेस हुए हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। एडेप्टेशन के लिए बहुत सारा साल लगते हैं, ठीक है। एडेप्टेशन फीचर्स कब आते हैं, जब आप बहुत ज्यादा दिन तक वहां पे रहते हो, बहुत ज्यादा साल तक वहां पे रहते हो, जब एडेप्टेशन फीचर्स वहां पे एनिमल्स और प्लांट्स में जनरेट होते हैं। द एडजस्टमेंट विच द बॉडी मेक्स, जो अपनी बॉडी में जो एडजस्टमेंट होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, एक्लीमेटाइजेशन।